वेलकम बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर की तरफ से। मैं अखिल श्रीवास्तव, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आपको कुछ नई चीज़ों को बताऊंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें। जैसा कि लास्ट क्लास में रीता जी थी, सुहासिनी थी, वैष्णवी जी थी, गुड़िया जी भी थी, और प्रखर थे, शिवपूजन जी थे। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, 2 मिनट का समय ले लें, तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूं। आज थोड़ी छोटी क्लास लूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक पहले से बेटर है, बट ये उतनी अच्छी नहीं हुई है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट करने के लिए फिर बोलिएगा। निखिल का कल एक क्वेश्चन था, कल मैंने क्वेश्चन कराया था तो निखिल जी को थोड़ा समझ नहीं आया था, उन्होंने मैसेज कर दिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले निखिल का ही क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ, बता देता हूँ अभी, है ना। चलिए आप लोग ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी, तो स्टार्ट करें। हम आपकी क्लास ले लें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 4th पार्ट है आपका। शिवपूजन जी, आप अभिषेक जी, निखिल जी, ये सभी आपका 4th पार्ट है। इसके पहले वाला जो पार्ट था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पोर्शन में मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसको आप बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आप बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पार्ट पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 4th पार्ट में मैं आपको कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो 15-20 मिनट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले 15-20 मिनट में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो निखिल जी के भी एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन मैं करा के फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, एक चीज़ और है, आपको हो सकता है हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और मैं सारे टर्म्स बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको हिंदी में भी उसका टर्म्स बता दूँ। तो कोशिश ये करें कि थोड़ी सी आपकी मेहनत अपने साइड से भी हो। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से कम आप 8 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम 8 घंटे। 2-3 घंटे आप ट्यूशन में निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब अभी जो क्लासेस चल रही है, कोचिंग क्लासेस, फिर उसके बाद का जो समय बच रहा है, जो आपका समय बच रहा है, कम से कम 5 घंटे वहाँ पे लगाइए। जब आप 8 घंटे पढ़ेंगे, देखिए आपका अभी स्कूल बंद है, क्लासेस अभी कहीं प्रॉपर वे से नहीं चल रही है, तो अभी आपके पास खूब ढेर सारा टाइम है, और जितना टाइम है उस टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए। आप अपने टाइम का यूटिलाइज कर लीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करिए। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म्स में दिक्कत होती है, बट आप मेहनत करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप मैसेज कर दीजिए मुझे कि सर इस वाले टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आया, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए
तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए निखिल, कल जो आपको क्वेश्चन में डाउट था ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये, और ये सीबीएसई एआईपीएमटी में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग और इसे प्लीज करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी कोई आंसर नहीं करेगा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे मैक्सिमम यानी कि ज्यादा है। यहाँ मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, ये ज्यादा है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था निखिल, वो मैंने बोला था लीस्ट वैल्यू है। लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज्यादा है। एक मैं अभी करिएगा नहीं, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मैं शिव पूजन का एग्जांपल ले रहा हूँ, शिव पूजन, और दूसरा एग्जांपल मैं अपना खुद का ले रहा हूँ, अखिल सर। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मोल गुआवा है, अमरूद है, ठीक है, 1 मोल गुआवा या अमरूद है, और शिव पूजन के पास 2 मोल गुआवा है, तो किसके पास ज्यादा गुआवा है, किसके पास ज्यादा अमरूद है, बताइए जल्दी से। शिव पूजन के लिए एस लिखिएगा, अखिल सर के लिए ए लिखिएगा। अच्छा, सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि शिव पूजन के पास ज्यादा गुआवा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं अखिल सर के पास 5 मोल गुआवा है और शिव पूजन के पास 3 मोल गुआवा है, अभी किसके 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 पास ज्यादा गुआवा होंगे, अखिल सर के पास होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा दूसरे टर्म की बात करता हूँ। मैं बोलूं कि अखिल सर के पास 500 टन गुआवा है यानी अमरूद है, और शिव पूजन के पास 10 मोल गुआवा है यानी कि अमरूद है, तब कैसे बताएंगे, तब कैसे बताएंगे। तो उस केस के लिए वैष्णवी सुहासिनी बताइए, उस केस के लिए आपको एक काम करना होगा, इस वाले टर्म को पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए और तब आप कंपेयर करें कि किसके पास ज़्यादा मोल है। अगर जिसके पास ज़्यादा मोल, उसके पास ज़्यादा गुआवा होंगे। यही कॉन्सेप्ट है जो आपके मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको डायरेक्ट मोल नहीं देता, वो उसका मॉलिक्यूल दे देगा, वो उसका ग्राम दे देगा, वो उसका वॉल्यूम दे देगा, ऐसा देगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना होगा। कल मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था कि ग्राम दिया हो तो वेट बाय मोलर मास, ठीक है अभिषेक, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम बाय 22.4, और नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो 6.023 से इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिएगा। कल ये बता दिया था मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए मेडिकल में बहुत बार आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके क्वेश्चन करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग। चलिए देखिए, कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले देखिए लिखा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में लिखा है 18 मॉलिक्यूल्स, 18 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपके पास 18 है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, आपके पास 18।
आपका 18 मॉलिक्यूल ही है वाटर का, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए 1.8 ग्राम। तो अच्छा मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आप पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहले वाले ऑप्शन में मॉलिक्यूल में दिया है तो मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बी वाले ऑप्शन में देखिए ये दे रखा है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालिए। नंबर ऑफ मोल सुहासिनी कैसे निकालेंगे इसमें, वेट बाय मोलर मास से। वेट कितना है बच्चे 1.8, प्रखर वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। क्यों, क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, H का एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, प्लस का 16, तो दोनों मिला के 18, 2 + 16। ये कल के लेक्चर में भी मैंने ये कराया था, तो जिसको डाउट हो वो कल वाले पार्ट को जरूर देखें। जिसको भी डाउट हो वो कल का लेक्चर जरूर देख ले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मोल आया वो क्या हुआ, पॉइंट का 1, 0.1, ठीक है, 0.1, 0.1 ये आ गया आपका मोल। अब मुझे एक बात बताइए, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्या एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। और तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल 18 मॉलिक्यूल से तो ज्यादा ही दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ए और बी का में बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। अब जरा सी ऑप्शन में चलते हैं। ये कह रहा 18 ग्राम ऑफ वाटर, फिर इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए वेट बाय मोलर मास निकाल लीजिए। इसमें 1/8 था, इसमें क्या हो जाएगा 18/18, इसमें क्या हो जाएगा 1 मोल। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया 6.023 इंटू 23। अब बताइए इसमें ज्यादा है या इसमें, इसमें ज्यादा है इसमें, ऑब्वियस सी बात है सी वाले में आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। एकदम आराम से क्वेश्चन करिए, धीरे धीरे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए डी ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, डी ऑप्शन देख लेते हैं। ये 18 मोल दिया हुआ है, 18 मोल। तो बताइए एक मोल में इतना है तो 18 मोल में क्या 18 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा, 18 मोल में 18 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आप सभी एग्री कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा डी होगा, सही कह रहे हैं डी होगा। गुड़िया समझ में आया, सुहासिनी, सौम्या, रीता, शिवपूजन, अभिषेक, निखिल, गौरव, प्रखर। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मोल निकालिए। मोल के लिए फॉर्मूला यही 4 होता है, वेट बाय मोलर मास, वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूल दिया है तो 6.023 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर ले, क्या आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास दूंगा। लेकिन आप सब मेहनत करना स्टार्ट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, पहले या दूसरे लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। सीबीएसई AIPMT में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। एक एलिमेंट है जिसका
ये 3 आइसोटोप है, एक आइसोटोप है, निखिल समझ में आ रहा है, X 200 वाला, दूसरा है X 199 वाला और X 202 वाला। मैंने इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक भी बताया था। मैंने बोला था कि उस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है, फटाफट फटाफट उस ट्रिक को अप्लाई करके आंसर कर दीजिए। कुछ नहीं करना, आंख बंद करिए, आंसर आ जाएगा। ट्रिक अप्लाई कर दीजिए। देखिए कुछ लोगों के आंसर आ गए, डी आ रहा है, कुछ लोगों ने ए भी कर दिया होगा। डी सही आंसर है, इसका डी सही आंसर है। क्यों, अब बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक की पहले बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन से करते हैं ना। जो पहला लेक्चर देख रहे हैं वो पहले प्लीज जाके क्लास खत्म होने के बाद इसके पिछले वाला और इसके पिछले वाला का वीडियो जरूर देखिए। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, रिजल्ट आप देंगे। देखिए मैंने कहा था कि जब भी आप बात करेंगे, तो उस समय क्या करिए कि जो मैक्सिमम है, जिसका परसेंटेज मैक्सिमम है, आंसर उसी का आना चाहिए। जिसका मैक्सिमम है आंसर उसी का आना चाहिए। तो 200 वाले का मैक्सिमम है, देखिए 200 वाला 90% है, 199 वाला सिर्फ 8% है और 202 वाला 2% है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर 200 ही आना चाहिए। अगर 90% 199 वाला होता, 199 वाला होता, तो आंसर आपका 199 होता। अगर 99 या 95% आपका ये वाला होता, तो आंसर आपका 202 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर किसी का आइसोटोप दिया हो तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास, हिंदी में इसे बोलते हैं औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो ज्यादा है समीशन करना है, मतलब जोड़ना है सभी को। तो 200 इंटू 90, 200 है कितने परसेंटेज, 90, प्लस 199 इंटू 8%, प्लस 202 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है सभी को, इसको सॉल्व करने की जरूरत है या आप खुद ही कर लेंगे? कर लेंगे ना, कैलकुलेटर उठा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 200 के आसपास ही आंसर आएगा आपका, है ना। और अगर आप करना चाह रहे हैं, देखिए मैं ही कैलकुलेटर से कर देता हूँ इसे। अभी आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, बट एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेटर ना यूज करें। देखिए 1800 हो जाएगा, प्लस 199 इंटू 8, तो 1592, प्लस 202 इंटू 2, तो 404 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 1800 प्लस 1592 प्लस 404, ये आ रहा है आपका, ये वैल्यू आ रही है आपकी 19996 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 199.9 आ रहा है।
कितना क्या आंसर 199.9, दैट इज इक्वल टू 200। देखिए 200 यू आर आर 199.9 मतलब, अब ऐसा नहीं कि 199 आ रहा तो आपने 199 टिक कर दिया। 199 आपके पास अगर आपके पास 99 रुपए है, 99.9 रुपए है, तो आप उसको 100 ही रुपए बोलेंगे, है ना। तो ये भी देखिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए सेम डिक्टो क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे, सीबीएसई AIPMT 1990 में आया वो क्वेश्चन है कि बोरान का 2 आइसोटोप है, एक 10 वाला और एक 11 वाला। 10 वाला कितने परसेंट है? 19%। 11 वाला कितना परसेंट है? 81% है। तो आपका आंसर किसके आसपास आना चाहिए? 11 के आसपास आना चाहिए। 11 से ज्यादा या 11 से कम? 11 के आसपास आना चाहिए, थोड़ा सा कम। आ रही बात समझ में? 11 के आसपास, जैसे कि अभी आपने ऊपर किया था, देखिए ऊपर वाला आंसर क्या आया था आपका? 200 के आसपास आया था, 200 से थोड़ा सा कम आया था, तो आपने 200 लगाया। तो इन द सेम वे इसके इस वाले में भी, क्योंकि ये 81 ही परसेंट है, 81% ही है ना, तो 81% होने की वजह से आंसर आपका 11 के आसपास आएगा, 11 से थोड़ा कम। तो देख लीजिए 11 से थोड़ा सा कम कौन सा है? ये वाला आंसर है, लगा दीजिए। ठीक, सॉल्व जो मैंने ट्रिक सिखाया है उसको देख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूं लेक्चर ध्यान से सुनते रहिए, लेक्चर आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, चलिए अब अगर आप करना ही चाहते हैं तो लिख लीजिए एटॉमिक मास एवरेज, एटॉमिक मास। निखिल बात समझ में आ रही बेटा? कैसे करोगे? 19 इंटू 10 प्लस ये कितना 81 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला लगा दो। करना चाहते हो कर लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देख लीजिए आंसर। देख लीजिए इसे, इसको ऐड कर दीजिए, 111081 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई AIPMT में 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है मैक्स द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्राम मॉलिक्यूल कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। अगर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.05 इंटू 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन हिंदी में समझ लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितना होगा। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूं, क्योंकि आप लोग जो भी करेंगे आंसर गलत आएगा, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे। मैं एक क्वेश्चन, एक सुहासिनी एक आंसर बताइए, रीता जी आप भी बताइए, सौम्या, निखिल, क्या मैंने आपको ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम के बारे में बताया था क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या मोल ही होता है? ये पिछले के पिछले लेक्चर में हो चुका है।
या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल ही होता है। ये सब बता रखा है मैंने आपको, ये बता रखा है। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब बेसिकली वो नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, अच्छा दूसरा आप मुझे एक चीज और बताइए, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? क्या एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं क्या? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6.023, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है तो आप 2 ही लेके चलिए अप्रॉक्स, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में। यही रूल होता है ना, एक मोल में कितने होते हैं? 6.023, ठीक। तो आपके पास कितना है? 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे? 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू यूनिटरी मेथड देख लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। निकल बात समझ में आ रही है? इतने मॉलिक्यूल एक मोल में, तो एक मॉलिक्यूल 1 इतने में, तो इतने मॉलिक्यूल इतने। ये चूंकि इसलिए वाला क्वेश्चन किया ना, वो ऐसा किया ना आपने, ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में, चूंकि ये ऐसा है तो इसलिए ऐसा होगा, या इसको सीन्स एंड देयरफॉर बोलते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल एक मोल में है, तो इतने मॉलिक्यूल, तो इसमें आपके मोल कितने आगे देखिए, इस ये कैंसिल हो गया और ये इससे आगे 10 मोल है ना, 10 मोल। यहां तक कोई दिक्कत? 10 मोल, 10 मोल है ना। अब एक बात बताइए, एक मोल CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्या आपके एक मोल एटम ऑफ कार्बन का एक मोल एटम होगा और ऑक्सीजन का भी एक मोल एटम होगा? इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को, और इसे फिर से समझिए। इसको ऐसे देखिए, हाथ मेरा हाथ पे देखिए, अच्छा देखिए, ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, मान लीजिए 1 मोल है। अब ये पेन 2 पार्ट से बना हुआ है, इसमें एक ये टिप वाला पार्ट है और ये बॉडी वाला पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल जो पेन है, ये 1 मोल ये टिप वाला पार्ट कंटेन करता है और 1 मोल बॉडी वाला पार्ट कंटेन करता है, ये बोलूंगा ना। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल CO, जो ये CO आपका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो 1 मोल CO मॉलिक्यूल 1 मोल एटम ऑफ कार्बन को और 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन करता है। एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं इसको? बताइए, इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो 10 मोल कितने को कंटेन करेगा? 10 मोल कितने को कंटेन करेगा? 10 मोल एटम, 10 मोल एटम को। प्रखर बताइए, क्या 10 ये क्या करेगा? 10 मोल एटम ऑफ कार्बन और 10 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा क्या इसका आंसर? ऐसा होगा। अब देखिए, आपको इसमें से कोई भी आंसर मिल नहीं रहा है, देखिए जरा। पहली चीज, क्योंकि ये दिया हुआ है ग्राम मॉलिक्यूल में, ठीक, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 10 ग्राम मॉलिक्यूल, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ये दिया मोल में ही है। लेकिन अब देखिए एक आंसर देखिए, ये मॉलिक्यूल में दे रहा है और आपका आंसर आ रहा है एटम में। ये मॉलिक्यूल में दे रहा है, आपका आंसर आ रहा है
एटम में, तो आप क्या करेंगे, 10 मोल ऑफ एटम ऑफ कार्बन को अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 5 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या 5 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में? ये समझ आया आपको? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो आप इसे इतना लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ फिर से। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, फिर समझाता हूँ लास्ट लाइन का मतलब। बुढ़िया समझ में आया आपको? प्रखर, शिवपूजन, जल्दी जल्दी समझ लीजिए, तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिखाना है। चलिए, इतने में आपको सिखा दूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो हाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी यही होगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ, आंसर यही होगा आपका। देखिए, मुझे एक बात बताइए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फार्मूला O2 होता है, तो ये O2 का मतलब क्या हुआ? क्या ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 एटम से बना हुआ है? 2 एटम से बना हुआ है, तो 2 एटम को जब आप जोड़ेंगे तो कितना बना? एक ही मॉलिक्यूल तो बना। 2 एटम को जोड़ेंगे तो कितना बना? एक मॉलिक्यूल। तो भैया 10 मोल एटम को अगर जोड़ेंगे तो 5 मोल एटम ही तो ऑक्सीजन बनेगा। आ रही बात समझ? ये इसका दुगना है O2। आ रही बात समझ? तो अगर आप एटम से इधर ले जाएंगे तो 2 एटम के बराबर एक मॉलिक्यूल होगा, है ना? तो 10 एटम के बराबर क्या होगा? 5 मॉलिक्यूल। 100 एटम के बराबर क्या होगा? 50 मॉलिक्यूल। 1000 के बराबर क्या होगा? 500। तो जो वैल्यू आएगी उसका आधा कर दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा आप अपने से मत करिएगा, क्योंकि आप तुरंत 10 ग्राम मॉलिक्यूल लगा के आंसर कर देते। ये आपका मॉलिक्यूल पूछा है और आंसर यहाँ आपका एटम में आता है, ये एटम होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शिवपूजन जी, निखिल जी, आपका जो कल वाला क्वेश्चन था ना, वो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको करना सिर्फ इतना है कि नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा, सभी का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा। वो लीस्ट पूछा है, तो लीस्ट का मतलब ये हुआ कि सबसे कम, तो जिसका मोल कम वो लीस्ट हो गया, जिसका ज्यादा वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, आपने शायद आंसर भी बाद में करके भेज दिया था, तो आपका सही था आंसर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए, AIPMT 1990 में आया वो क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एटम इन 2.4 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये कह रहा है कि 4.25 4.25 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ये बता दीजिए। ठीक है, अब मैं निखिल जी आपसे पूछ रहा हूँ, शिवपूजन जी बताइए, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, पहले तो इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देख के बताइए। ये देखिए, मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन लिए हैं, तो थोड़ा आपको इजी होगा। अगर मैं ये अमोनिया की बात करूं, अमोनिया, तो क्या ये अमोनिया एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है? क्या ये अमोनिया एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है? क्या? तो टोटल एटम आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 4 एटम हुए। 4 एटम हुए, क्यों? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। यहां तक आप एग्री कर रहे हैं?
अगर मैं आपसे पूछूं वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो 2 एटम है आपके हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हो गए? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एटम पूछ रहा है तो ये तो समझ आ गया कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, एक अणु में कितने परमाणु होंगे? 4। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, ये ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा है कि मोल कॉन्सेप्ट में मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या आप अमोनिया का मोल निकाल सकते हैं? क्या अमोनिया का मोल निकाल सकते हैं? सुहासनी, सौम्या, सौम्या जरा इसका आंसर करिए। गुड़िया जी, मोल कैसे निकालेंगे? वेट बाय मोलर मास से। जल्दी जल्दी आंसर करें। 4.25, कल ऐसा क्वेश्चन हुआ था शायद। मोलर मास अमोनिया का अब तो याद हो गया होगा, 14 और 3 17। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, 1/4 आएगा आंसर। ठीक है, अब देख लीजिएगा 1/4 मोल है ये 1/4। यहाँ तक कोई डाउट? आप लिख लीजिए फटाफट। देखिए इसको, 1.4 मोल हुआ है ना। अच्छा, अब क्या एक मोल में अगर एटम की बात करूं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो एक मोल में भी तो 4 इंटू एन नॉट हो जाएगी वैल्यू, है ना। अरे बात समझ। तो अब इसमें अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, तो क्या ये मोल है, तो 1/4 में मॉलिक्यूल कितना हुआ? इंटू एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4 एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4 एटम। पूछ क्या रहा है आपसे? एटम पूछ रहा है, तो इससे क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके एटम आ जाएंगे। तो देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? डी ऑप्शन हो गया आपका, है ना। डी ऑप्शन हो गया। इसको उतार लीजिए फटाफट। मुझे लगता है आप लोगों का थोड़ा सा मोल अब पहले से बेटर हुआ है ना। थोड़ा मैसेज करिए, पहले से बेटर हुआ है सब मोल कॉन्सेप्ट। इसको लिखते रहिए। देखिए आज लिमिटिंग रिएजेंट को कॉन्सेप्ट सिखाना था तो छूट रहा है वो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या करना है? मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। निखिल कल ऐसे ही क्वेश्चन आपके आए थे, देखिए आपका ही क्वेश्चन आ गया एक तरह से। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सीबीएसई आईपीएमटी में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, हिंदी में तो देख लीजिए कि किसमें मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबका मोल निकाल लीजिए। पहले का निकालिए प्रखर, मोल ऑफ किसका? नाइट्रोजन का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वेट बाय मोलर मास। वेट कितना दिया है? 7। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। कितना नाइट्रोजन है यहाँ? 2, तो 14 दूनी 28, 28। बी देखिए, मोल ऑफ H2 दे रहा है, H2। मोल ऑफ दूसरे में हाइड्रोजन निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का वेट बाय मोलर मास फॉर्मूला लगाइए। वेट कितना हुआ? 2। मोलर मास कितना हुआ हाइड्रोजन का? एक हाइड्रोजन का 1, और यहाँ H2 है तो 2 हो गया। इसका आंसर हो गया 1, है ना। सी आंसर देख लीजिए। सी मोल ऑफ, इसमें सी में क्या निकालना है? मोल किसका? NO2 का, NO2 का।
एक दो लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका मोलर मास NO2 का कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का हो गया 16, 2 ऑक्सीजन है तो क्या वो 32, जोड़ दीजिए 646, है ना। डी ऑप्शन देख लीजिए, मोल ऑफ O2 का निकालना है तो वेट बाय मोलर मास कर लीजिए। यहाँ मैं 16/32 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये हाफ मोल आ रहा है, ये आ रहा है, सुनो ये सही है ना हमारा। NO2 नाइट्रोजन हो गया 14, 32, हाँ ठीक है। तो देखिए ये आधा मोल आ रहा है और ये आपका 1/4 मोल आ रहा है, सिर्फ ये 1 मोल आ रहा है और ये भी आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो सबसे ज्यादा मोल आपका कहाँ दिख रहा है? सबसे ज्यादा मोल हमें लग रहा है यहीं दिख रहा है, 1 मोल यहीं पे आ रहा है। सबसे ज्यादा मोल आपका 1 मोल आ रहा है H2, ये इस वाले में। तो श्वासनी, सौम्या, ये वाला आंसर हो जाएगा। गुड़िया देखिए, प्रखर, ये वाला आंसर हो जाएगा क्या? देखिए ये वाला आंसर होगा, ये सबसे सही आंसर होगा, है ना। तो ये हो गया आज के सारे क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन आपके बच गए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, है ना। ये कराया शायद मैंने, क्या ऊपर, हाँ ये करा दिया मैंने, अभी करा दिया। ये सेम क्वेश्चन है, डिक्टो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम हमारे पास कम हो गया है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो आज बस मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, ठीक है। और कल मैं इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसका जरूरत क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, रिएजेंट को अभिकर्मक बोलते हैं। लिमिटिंग मतलब जो लिमिट अमाउंट में हो, मतलब जो कम अमाउंट में हो, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको हम ये बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा, द रिएजेंट विच इज totally consumed during the reaction is known as limiting reagent। ऐसा कोई भी रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, इसे हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, आपको बस पता होना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसे ही हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। देखिए जैसे बोर्ड की एग्जाम में आप कॉपी फिल कर भरते हैं ना, वो राइटिंग करते हैं ना, तो मान लीजिए आपका अगर कॉपी खत्म हो गई, तब आप तो ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो कॉपी क्या हो गया? लिमिटिंग हो गया, ठीक। या आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आपको आता ही नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन लिमिटिंग हो गया। तो लिमिटिंग का मतलब हुआ जो खत्म हो जाए टोटली रिएक्शन में, उसी को आप बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट,
ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो टोटली खत्म हो जाए, टोटली कंज्यूम हो जाए किसी भी रिएक्शन में, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और आप ये जो डेफिनेशन बताया है उसको सबसे पूछूंगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइए। कोई डाउट हो बेझिझक, आपके पास नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी हेल्थ मेरी थोड़ी और अच्छी हो जाए तो मैं प्रॉपर वे से रेगुलर जो क्लासेस का सिनेरियो है उसको लूँगा, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करा सकूँ। तो मुझे लगता है कि आप अगर ध्यान से जिन्होंने ये 3-4 लेक्चर देखा होगा, तो उनका कॉन्सेप्ट पहले से, अगर वो यहाँ थे तो अभी यहाँ तक पहुँच गए होंगे, कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक अच्छे हो गए होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट और है उसको भी हम सीख के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट का है, तो इक्विवेलेंट मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप कहीं देखेंगे तो ज़रूरत इसमें पड़ती है, बट हम उतने उसमें नहीं जाएंगे। तो होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ एक बार इसको जस्ट करके भी, लाइक करके भी, आपकी ड्यूटी होती है थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करें, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।